welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss attention, its type, what is attention in early psychologist view, key mechanism in brain, role of attention and different theories of attention. So stay tuned with my YouTube channel and keep watching A.Medical Knowledge. सबसे पहले हम अटेंशन देखेंगे कि अटेंशन होता क्या है. हम डूम विलाय की जो है ये डेफिनेशन डिस्कस करने लगे हैं कि अटेंशन क्या होता है. ये एक कंसंट्रेशन होता है कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप जो है वो मौजूदा दौर में आप कॉन्शियस है, आप जो है वो इन द सिचुएशन प्रेजेंट है, इसकी होता है कॉन्शियस. सो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन एन अदर. ये डूम विलाय ने कहा है हमारे पास कि अटेंशन क्या होती है कि हम एक चीज़ पे फोकस करें और दूसरी चीज़ों को एलिमिनेट करें. इसी तरह जो मॉर्गन है वो भी कहते हैं अटेंशन इज बीइंग कीनली अलाइव टू सम फैक्टर्स इन आवर एनवायरनमेंट, इट इज़ प्रिपेटरी एडजस्टमेंट फॉर रिस्पॉन्स. और थर्ड पे अटेंशन इज टेकिंग पोजेशन by the mind in clear and vivid form of one out of what seem several simultaneously, possibly objects or trains of thought. It implies withdrawal from something in order to deal effectively with other. ये विलियम जेम्स की थी. तो आप इन तीनों में से एक की भी लिख सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी याद कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे. अब हम अटेंशन इन अर्ली साइकोलॉजिस्ट व्यू देखते हैं. सो अटेंशन जो है ना इन अर्ली साइकोलॉजिस्ट, E.B. टिचनर थे, ये अर्ली साइकोलॉजिस्ट है. ये क्या करते थे, इन्होंने अटेंशन को डिस्कस किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. अब ये क्या कहते हैं कि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है हमारी अटेंशन पे. इसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास जो था वो लेट जो है ना वो जब नई नई साइकोलॉजी शुरू हुई थी तब जो है हमारे पास लेस एम्फेसिस होता था सब्जेक्टिव एलिमेंट के. हम थियोरेटिकली कॉन्शियस को डिस्कस नहीं करते थे बल्कि हम बिहेवियर पैटर्न के ज़रिए अटेंशन को डिस्कस करते थे. इसलिए हमारे पास बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है E.B. टिचनर attention determine the content of consciousness as influence the quality of conscious experience. In subsequent years, less emphasis was placed on the subjective element of consciousness and more on the behavior patterns by which attention could be recognized in others. अब key mechanism in brain हम देखते हैं. अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसे हम किसी जो है वो चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो फोकस करने की वजह से जो हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो नियोकॉर्टेक्स जो है पार्ट ब्रेन का वहाँ पे होती है, वो चेंज हो जाती है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरॉन्स जो है वो एक सिंक, एक हम आहंगी में जा रहे होते हैं. वो क्या होते हैं, वो आउट ऑफ जो है ना वो पैटर्न आप कह लें आउट ऑफ द वे चले जाते हैं. तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना वो क्योंकि ब्रेन का फंक्शन होता है कि अटेंशन प्रोवाइड करना, तो हम वो कहते हैं कि ये एरिया जो है वो ब्रेन का ज़्यादा एक्टिव होता है अटेंशन के ज़रिए. जिस तरह हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, MRI में पढ़ा है, ठीक है, और फिर पेट स्कैन में हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ कुछ ब्रेन के एरियाज है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटेंशन के लिए. सो यहाँ पर भी यहाँ पर यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो है हमारे पास जब रिसर्च होती हैं, जब रिसर्चेस हुई हैं, तो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है जब हम अपनी अटेंशन को फोकस करते हैं. इसके बाद आ जाता है रोल ऑफ अटेंशन इन लर्निंग एंड थिंकिंग. अगर अटेंटिव नहीं होंगे तो आप याद नहीं कर सकते, अगर अटेंटिव नहीं होंगे तो आप एक चीज़ पे फोकस्ड होकर सोच नहीं सकते. यहाँ पे उन्होंने रिफ्लेक्सेस की बात की है. रिफ्लेक्सेस की वजह से जो है ना अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो वो रिफ्लेक्सेस के ज़रिए अटेंटिव होता है, अटेंशन शो करता है. जैसे रिफ्लेक्सेस में हमारे पास, जैसे हम DP में पहले डिस्कस कर चुके हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, सेकंड रिफ्लेक्स होता है, मोरो होता है, रूटिंग होता है, ग्रास्पिंग होता है. इस पर पूरी डिटेल वीडियोज़ भी मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं. सो यहाँ पर जो है वो अटेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लर्निंग और थिंकिंग में. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ अटेंशन आ जाता है. विदाउट अटेंशन यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट डू एनीथिंग, अनेबल टू गिव फीडबैक नेसेसरी फॉर गुड रिजल्ट्स और इट इम्प्रूव्स योर अटेंशन. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. अब हम अपनी अटेंशन को किस तरह जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अवॉइड मल्टीटास्किंग. आपने सबसे पहले जो है मल्टीटास्किंग को इग्नोर करना है. सबसे पहले जो आप एक काम के अंदर है आपने उसी काम पे फोकस करना है, दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना. फिर उसके बाद आता है गेटिंग इनफ स्लीप. अगर आप अच्छे तरीके से सोएंगे तो फिर ही आप अटेंटिव होंगे. जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चों को कि जब वो पेपर देने जाते हैं सुबह, तो वो जो है एक एडिक्वेट स्लीप लेके जाए 6 to 8 आवर्स, ताकि वो जो है पेपर अटेंटिवली सॉल्व कर सके, हाजिर दिमागी के साथ जो है पेपर सॉल्व कर सके.
अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अटेंशन और स्लीप का बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। जैसे स्लीप रेगुलेट करती है अटेंशन को, उसी तरह जो अटेंशन डिमांड है वो जो है ना वो स्लीप के अंदर रोल अदा करती है। अब आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुल का मतलब होता है कि आप अपने प्रेजेंट में प्रेजेंट है, मतलब जो मूवमेंट है वहाँ पे आप जो है, जो प्रेजेंट मूवमेंट है आप वहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं, ना कि आप बाज़ औक़ात हम इस तरह होता है कि हम लेक्चर्स के अंदर जो है फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने माइंडफुल होना, आपने फिजिकली भी प्रेजेंट होना, आपने मेंटली भी प्रेजेंट होना है। इस तरह आप अपनी अटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ अटेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम काइंड्स ऑफ अटेंशन भी कहते हैं। हम यहाँ पे आज की वीडियो में 4 जो है वो काइंड्स डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव अटेंशन होता है। ये एक सुपरवाइजरी अटेंशन सिस्टम है जो कि इनहिबिट करता है, रोक देता है इनअप्रोप्रिएट, जो कि नहीं ज़रूरत होते वो वाली मेंटल एक्टिविटीज़ या रिप्रेजेंटेशंस या रिस्पॉन्सेज को, और किसको एक्टिवेट करता है, अप्रोप्रिएट वंस को जो चाहिए होते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है, आप अपनी यहाँ पे हेडिंग भी बना सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन की भी हेडिंग बना सकते हैं कि एक ऐसी मेंटल स्किल है जो कि वर्किंग मेमोरी, फ्लेक्सिबल थिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल को इंक्लूड करती है। ये 3 जो है ये कंपोनेंट्स आप कह लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी लिखने हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव अटेंशन कहाँ कहाँ ज़रूरी होती है, आप इसको एग्जांपल में भी दे सकते हैं, हेडिंग इसकी एप्लीकेशन के भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे आपने लिखना है प्लानिंग और मेकिंग डिसीजंस। फिर जब आपने प्लान करना होता है, डिसीजंस को अपने जो सर अंजाम देना होता है, डिसीजंस बनाने होते हैं कि आपने क्या चीज़ करनी है क्या नहीं, तो आप एग्जीक्यूटिव अटेंशन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद करेक्टिंग एरर्स, द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स इज नॉवल और नॉट वेल लर्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब एग्जीक्यूटिव अटेंशन आप तब देते हैं, नॉवल का मतलब होता है रिपीटिव, कि आप जो है जो आपका रिस्पॉन्स है वो नॉवल और या फिर नॉट लर्नड है, तब आप एग्जीक्यूटिव अटेंशन देते हैं। कंडीशंस आर कॉग्निटिवली डिमांडिंग और डेंजरस एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मस्ट बी इनहिबिटेड एंड ओवरकम। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है फोकस्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन सेकंड टाइप ऑफ अटेंशन के, यहाँ पे हम इसको दूसरा नाम है पेइंग अटेंशन का। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है एक सिंगल टास्क पे अपनी जो है ना अटेंशन, अपनी जो अटेंशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इसी तरह है, जिस तरह अगर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं अपनी पेपर से पहले, तो आप फोकस्ड अटेंशन के साथ देख रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है और आपने एक चीज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और दूसरी एग्जाम्पल इन्होंने वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट दी हुई है। सस्टेन्ड अटेंशन आता है। सस्टेन्ड अटेंशन इज अ टाइप ऑफ अटेंशन दैट पीपल यूज टू फोकस अ पर्टिकुलर टास्क दैट टेक्स टाइम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अटेंशन स्पैन। ठीक है, अब सस्टेन अटेंशन भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, इसका दूसरा नाम अटेंशन स्पैन का है। इसके अंदर क्या होती है कि आपने जो है वो लॉन्ग टर्म अटेंशन, जिन चीज़ों को, जिन टास्क को रिक्वायर्ड होती है, उसमें हम सस्टेन्ड अटेंशन यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर आपने एक मोटी बुक पढ़नी है, सो आपने जो क्या करना है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिया, रीडिंग अ बुक रिक्वायर्ड सस्टेन अटेंशन, द ब्रेन यूजेस सस्टेन अटेंशन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड अडेप्ट टू डिफरेंट चेंजेस। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन जो है वो इसी का ही पार्ट है, जो सस्टेन अटेंशन का जो है। सबसे पहले हमारे पास ग्रैब अटेंशन आ जाती है, पहली टाइप। फिर हमारे पास डिवाइडेड अटेंशन और फिर ऑल्टरनेटिंग अटेंशन आ जाती है। ग्रैब अटेंशन क्या होता है कि आपने अटेंशन जो है वो कीप अटेंशन एंड एंड अटेंशन, एक स्पेसिफिक स्पैन के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपने अटेंशन को स्टार्ट करना होता है और अटेंशन को एंड करना होता है। जैसे मैं अभी आपको रीडिंग द बुक की एग्जाम्पल दी है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन एक ऐसी एबिलिटी है और इसको हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो, उनकी लिमिटेड कैपेसिटी जो है वो होती है कि आप जो है वो अपनी अटेंशन को डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हम लोग बाज़-औक़ात क्या कर रहे थे, चाय बना रहे थे और साथ साथ जो है अपनी फ्रेंड से या कोई फैमिली मेम्बर से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। सो ये आपकी डिवाइडेड अटेंशन है कि आप चाय पे भी फोकस करें और आप उस कन्वर्सेशन को भी इंटरप्रेट करें, उस कन्वर्सेशन को भी रिसीव करें जो आप अपने फ़ोन पे अपने फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर से कर रहे थे। तो ये होती है डिवाइडेड अटेंशन, कि आपकी अटेंशन 2 डिफरेंट टास्क के ऊपर लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आ जाता है ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरी पे। सो आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि आप जो है एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। जैसे आप जो
टू कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि स्टडी एंड टेकिंग ब्रेक। जैसे आप पढ़ रहे होते हैं एग्ज़ाम के लिए और फिर आप 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आप अपना सोशल मीडिया 20 मिनट में यूज़ करते हैं, फिर आप दोबारा पढ़ाई पे आते हैं। तो ये क्या दो बिल्कुल डिफरेंट ऑल्टरनेटिंग टास्क है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो है इसकी 4 टाइप अटेंशन की और लास्ट वन सिलेक्टिव अटेंशन आ जाती हैं। सेलेक्टिव अटेंशन जो है इसके अंदर क्या होता है, ये कंट्रोल्ड अटेंशन भी होती है। आपने अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना होता है सेलेक्टिव चीज़ों पे। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है अपनी अटेंशन को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं ऑन द स्पेसिफिक स्टिमुलाई विच नीड्स अटेंशन, और जो दूसरा पेरिफेरल और इंसिडेंटल जो वन है, इंसिडेंशियल वन है, आप उसको प्रॉपरली इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है हमारे पास सेलेक्टिव अटेंशन में। सेलेक्टिव अटेंशन का उन्होंने आगे ये एग्जांपल दी हुई है कि लिसनिंग केयरफुली टू व्हाट समवन इज सेइंग व्हाइल इग्नोरिंग अदर कन्वर्सेशन। हाउ डज सेलेक्टिव अटेंशन वर्क। अब उन्होंने ये डिटेल एग्जांपल दी है, मैं आपको समझा देती हूँ। एग्जांपल आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अपने फ्रेंड के साथ गए हैं एक अच्छे से हॉस्टल में, एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए हैं। आप वहाँ रेस्टोरेंट में जाके क्या कर रहे हैं, अब आपको पता है रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आपका मल्टीपल स्टिमुलाई होते हैं जो आपके अट्रैक्शन को गेन करते हैं। एक तो जगह भी नहीं है, ठीक है, ये भी आपके अटेंशन गेन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेट्स हैं, फॉर्क्स हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, फिर नॉइजेज़ हैं, फिर साथ वाली जो आपके लोग बैठे हैं आप उनको ऑब्जर्व करते हो, ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करने होते हैं, मल्टीपल स्टिमुलाई होते हैं। लेकिन आपने अपनी सेलेक्टिव अटेंशन यहाँ पे क्या रोल अदा करती है, यहाँ पे इसका ये रोल होता है कि आपने जो अपने डाइनिंग पार्टनर होता है, जो आपका फ्रेंड होता है, आपने उसकी बातों को गौर से सुनना था, बाकी सब चीज़ों को आपने एलिमिनेट कर देना होता है क्योंकि वो पेरिफेरल और इंसिडेंशियल वन है। ये सारा आप एग्जाम्पल में डिटेल करके लिख सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसके बाद जो है ना सिलेक्टिव अटेंशन में हमारे पास बॉटल नेक अप्रोच आती है। अब बॉटल नेक क्या होती है कि हम जैसे अब आपने जो है ना गौर से ये बात सुनी है कि बॉटल नेक थेरी भी और ये जो है ना अप्रोच भी है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में यहाँ पे बैठे हैं, ये मल्टीपल स्टिमुलाई है, लेकिन ये जो अटेंडेड इंफॉर्मेशन है ये आपका फ्रेंड की टॉक से, आपकी फ्रेंड की वॉइस है। सो यहाँ पे ये है कि हमारे पास न्यूमरस स्टिमुलाई थे, लेकिन एक छोटी सी नेक, एक छोटे से मुंह के ज़रिए सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपके पास जाती है जो आपके काम की हो, जो सिलेक्टिव हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉटल नेक भी एक्सप्लेन हो कि अब हम फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ब्रॉड बेंट मॉडल थ्योरी है। ठीक है, ब्रॉडबैंड फ़िल्टर मॉडल भी आप कह सकती हैं इसको। अब ब्रॉडबैंड जो है ना ये 1955 में आके कहते हैं कि जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैसेजेस की वो इम्पॉर्टेंट होती है। जितना मैसेज स्ट्राइकिंग होगा, जितना मैसेज नॉवल नहीं होगा, उतना ही अटेंशन गेन करेगा। उन्होंने यहाँ पे सेंसरी बफर्स का किया है कि हमारे पास जो है ना सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जैसे हम मेमोरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो है वो वास्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है, लेकिन प्रोसेस आगे फर्दर होती है, फर्दर कुछ ही इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सेंसरी बफर के आगे जो है ना हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है। उस फ़िल्टर का क्या मकसद होता है कि हमने जो है सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन को आगे पहुँचाना है, और जो है जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए उसको हमने पीछे ही रखना है ताकि वो वैनिश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो ज़ाया हो जाए। फ़िल्टर का क्या मकसद होता है, यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ फ़िल्टर भी लिख सकते हैं कि अगर फ़िल्टर नहीं होगा तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, जैसे लास्ट लाइन में लिखा है, वो ओवरलोडेड हो जाएगा, इसलिए हमारे पास फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि जो इनपुट्स हैं जो हम अटेंड नहीं करते वो डिके हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे इसी पे जो है ना हमारे पास एक सेकंड मॉडल है कि इनपुट जो है ब्रॉडबैंड का कहते हैं, जो हमारे पास अनअटेंडेड इनपुट्स है वो डिके हो जाते हैं रैपिडली, ये आपने याद रखना। अब यहाँ पे हम अजम्पशंस देख सकते हैं कि पहला अजम्पशन ये है कि अनअटेंडेड मैसेजेस एट एन अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसेस आर रिजेक्टेड बाय फिल्टर। मतलब जो मैसेजेस हम अटेंड नहीं करें, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप यहीं पे पहले असम्पशन लिखेंगे, जो फिल्टर है वो रिजेक्ट कर देता है वो मैसेजेस को जो हम अटेंड नहीं करते, ये तो कॉमन है। इसके बाद हम ब्रॉडबैंड का सेकंड लिखेंगे कि जो मीनिंग है, फ़िल्टर जो है वो ये चीज़ नहीं सेलेक्ट करता कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मीनिंगफुल है कि नहीं, वो बस उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, ना कि सिमेंटिकली उसको देखता है। वो कहता है ऑल्डो सिमेंटिक प्रोसेसिंग होती है, लेकिन फ़िल्टर के बाद वाले प्रोसेसेस में जाके सिमेंटिक होती है। इसी के ऊपर जो है ना हमारे पास ये दो एग्जाम्पशंस, और इसी के ऊपर हमारे पास जो सेकंड इनका जो है ना लिमिटेशन निकली थी, और सेकंड मॉडल जो है वो जो इसमें ने प्रेजेंट किया था।
अब आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो अटेंडेड मैसेज है और बी अनअटेंडेड है। ये गे है और सिलेक्टिव फ़िल्टर में, जो फ़िल्टर्स फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। फिर बॉटलनेक के ज़रिए ये हायर लेवल प्रोसेसिंग में गए और फिर वर्किंग मेमोरी में गए हैं। इसके बाद हमारे पास इसी टॉपिक में आ जाता है डायकॉटिक लिसनिंग। अब डायकॉटिक लिसनिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इसके अंदर क्या होता है कि डायकॉटिक लिसनिंग में हम इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसके एक कान में एक डिफरेंट डिजिट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट देते हैं और दूसरे कान में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर हम उनको कहते हैं कि आप जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियसली सुने, और यही डायकॉटिक लिसनिंग कहलाती है। और जो है यहाँ पे ब्रॉडबैंड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इंडिविजुअल्स के साथ, ताकि ये जानने के लिए क्या वो अटेंटिव जो है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि लास्ट पे डायकॉटिक लिसनिंग में हम इंडिविजुअल को कहते हैं कि जो हमने आपके राइट कान में बात की है वो आपके, सो इसलिए साइमल्टेनियसली कहने का मतलब होता है क्या उनकी जो है वो अटेंशन उस चीज़ पे डिपेंड होती है कि जो हमने उनको कहा होता है। सब मतलब यहाँ सिलेक्टिव अटेंशन आप बात करें कि आपने एक चीज़ को बिल्कुल वैनिश कर देना, बिल्कुल इग्नोर करना और दूसरी चीज़ पे अपना फोकस रखना है। सो जो रिज़ल्ट यहाँ निकला था, ब्रॉडबैंड कहते हैं कि काफ़ी कम मिस्टेक्स हुई थी और जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया था और जो मैंने पूछा था वही बताया था। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड मॉडल आता है ट्रेसमैन्स अटेंटुएशन मॉडल। ट्रेसमैन अटेंटुएशन मॉडल जो है ये एक ऐसी थ्योरी है साइकोलॉजी के अंदर बिलखुसूस सिलेक्टिव अटेंशन के अंदर, जो कि ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे पास अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से वैनिश आउट नहीं हो जाती। ठीक है, आपने गौर से सुनना है। ब्रॉडबैंड में हमने कहा था कि पूरी तरीके से जो अनअटेंडेड है वो वैनिश आउट हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेसमैन हमारे पास कहते हैं कि जो अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन है बल्कि वो पूरी तरीके से वैनिश आउट नहीं होती, बल्कि जो हमारा ब्रेन है वो उसको वीकन्स करता है। वीकन्स या अटेंटुएट्स, वीकन्स और अटेंटुएट्स को हम वीकन्स भी कहते हैं। तो वो उस इंफॉर्मेशन को जो हमें नहीं चाहिए उसको वीकन्स कर देता है सिंपली, ना कि उसको कम्प्लीटली वैनिश आउट करता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आप एक कमरे में बैठे हुए जहाँ टीवी लगा, रेडियो हुआ, पीपल टॉकिंग और बेबी क्राइंग है, लेकिन आपने जो है थर्ड वाले पे जो है वो अपना फोकस करनी है, अटेंशन। सो आप ये नहीं होता कि आप जो है ना वो टीवी को, रेडियो को और बच्चे के रोने को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बल्कि आपको ये पता होता है कि टीवी पे क्या चल रहा है, रेडियो पे क्या चल रहा है, और बेबी जो है जो रो रहा है वो कहाँ रो रहा है, किस कमरे में रो रहा है, ये भी आपको पता होता है। सो ये इसने एग्जाम्पल दी थी, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल इन्होंने दी है। इसके बाद जो है वो ट्रेसमैन्स अटेंटुएशन मॉडल आ जाता है। जैसे ए जो है वो अटेंडेड मैसेज है और बी अनअटेंडेड मैसेज है। ये गए हैं आगे और अटेंटुएटर में गए हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास वहाँ पे फ़िल्टर था, ठीक है, सिलेक्टिव फ़िल्टर। यहाँ अटेंटुएटर आ गया। फिर आगे डिक्शनरी यूनिट में गए हैं। इंफॉर्मेशन स्टिल पासिस थ्रू बट वीकली, ठीक है, बहुत वीक तरीके से वो जो है वो पास हुए हैं डिक्शनरी यूनिट में अटेंटुएटर्स के बाद। फिर आगे हमारे पास गए वर्किंग मेमोरी में। अब यहाँ पे जो है वो ट्रेसमैन ने जो दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए, एक डायकॉटिक लिसनिंग वो सेम है एज दैट ऑफ हमारे पास आ जाता है जो ब्रॉडबैंड का, और दूसरा इन्होंने शैडो जो है ना यूज़ किया। शैडो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच शैडो था, ठीक है। यहाँ से हम ये जो है ना एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है और ये आपने लास्ट में लिखना है एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर्स को नहीं पता चलेगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आपने डायकॉटिक लिसनिंग को कंबाइन करना है स्पीच शेडोइंग मेथड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन में लिखा है यूजिंग द स्पीच शेडोइंग मेथड। सो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले वो सारा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, वो सेम यही है कि हमने एक कान में यहाँ पे बस उन्होंने एग्जांपल दे दी कि आई सो द गर्ल फर्नीचर ओवर, और दूसरा उन्होंने कहा ये आपने चीज़ इग्नोर करनी है, मी दैट बर्ड ग्रीन जंपिंग फीट। सो जो है ना, जब उन्होंने इंडिविजुअल से पूछा जिसके दोनों कान में ये चीज़ कही गई थी, तो उसने कहा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके कहा और एक सिमेंटिक सा जो है ना मीनिंगफुल सा लाइन बनाई कि आई सो द गर्ल जंपिंग ओवर। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है इसके जो लिमिटेशंस इसने प्रोवाइड की है ब्रॉडबैंड की थ्योरी को। इसने रिजेक्ट किया ब्रॉडबैंड की थ्योरी को, क्योंकि वो वहाँ पे कहते हैं कि कम्प्लीटली जो है हम इग्नोर करते हैं, जबकि यहाँ पे अटेंटुएट्स या वीकन्स हो जाती है अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन, और जो है हम सिमेंटिकली जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ट्रेसमैन्स का हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्रिक नाइजर का ही वर्क उन्होंने ट्रेसमैन्स में जो है ना डिस्कस किया, और रॉबर्ट बेकल का, कि उन्होंने जो है एक वीडियो टेप जो है वो लगाई जिसके अंदर जो है वो
दो इंडिविजुअल्स जो थे वो डिफरेंट तरह के गेम खेल रहे थे। 2 गेम्स थी वहाँ पे। जो 3 लोग हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे थे और जो 2 लोग हैं वो क्या कर रहे थे, हैंड स्लैपिंग गेम खेल रहे थे। तो हमने इंडिविजुअल्स को कहा कि वो दोनों को जो है ना नोट करें, दोनों में से पहले एक को नोट करें और जो है ना और एक को इग्नोर करें। सो क्या करें, जब भी जैसे ही कोई की इवेंट अकर होता है तो वो जो एक स्पेसिफिक बटन है उसको प्रेस करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उनकी अटेंशन को सिलेक्टिव किया। उसके बाद जो है रिसर्चर्स ने कहा कि अब वो बहुत एक्टिविटीज़ को, जो दोनों गेम्स हैं उनको साइमल्टेनियसली देखें और जो दोनों में है वो की एक्टिविटीज़ उसको प्रेस करें। जब भी कोई इंडिविजुअल जो गेम्स खेल रहा है, कोई की एक्टिविटी होती है, जैसे बास्केटबॉल खेलो, कोई गोल डलता है तो वो बटन को क्लिक करें। अगर हैंड स्लैपिंग में अगर कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के हाथ पे जो है वो थप्पड़ मारता है तो फिर भी आपने, ये की इवेंट है तो आपने जो है वो उस की को या उस बटन को प्रेस करना है। सो यहाँ पे जो है ना रिसर्चर्स ने क्या कंक्लूड किया कि पहले तो ठीक था, लेकिन दूसरे वाले पे जो है इंडिविजुअल्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई कि वो दोनों इवेंट्स को जो है वो परफॉर्म करता हुआ देखें और फिर की इवेंट को भी ऑब्जर्व करें। तो लास्ट में इन्होंने कहा कि जो है मल्टीटास्किंग कॉग्निटिव मैकेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये एक ऐसी स्किल है जो कि प्रैक्टिस से आती है और ये जो है डायकॉटिक लिसनिंग मल्टीटास्किंग के अंदर आती है। फिर इसके बाद हमारे पास काइनेमेंस कैपेसिटी मॉडल आ जाता है। काइनेमेंस कैपेसिटी मॉडल क्या होता है, इसके अंदर होता है कि हमारी अटेंशन जो है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे जैसे लिखा है, सजेस्ट दैट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ अटेंशन इज एलोकेटेड टू टास्क बाय अ सेंट्रल प्रोसेसर। जैसे हम मोस्टली कहते हैं कि बच्चों को जब वो याद कर लेते हैं तो वो 40 मिनट्स याद करें, फिर 20 मिनट्स का ब्रेक लें। इसका यही मतलब होता है, जो काइनेमेंस कैपेसिटी मॉडल को वो जो है आगे प्रमोट कर रहे होते हैं कि हमारी अटेंशन स्पैन जो है वो लिमिटेड है। हमारा जो सेंट्रल प्रोसेस है वो लिमिटेड चीज़ है, फिर हमारी अटेंशन को एलोकेट करता है। फिर काइनेमेंस जो है वो उसने मोर फ्लेक्सिबल एक्सप्लेनेशन अटेंशन के हवाले से प्रोवाइड किया देन दैट ऑफ फोकस्ड अटेंशन। और यहाँ पे जो है जैसे आप इसका ये फ्लो चार्ट समझेंगे, आपको सारा प्रोसेस आ जाएगा, याद हो जाएगा। सो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, एवेल्यूएशन ऑफ डिमांड एंड कैपेसिटी गिव राइजेस टू अराउजल। एंड अराउजल मतलब जो एक टेंशन सी है वो क्रिएट क्या करती है या फिर मोटिवेट्स सेंट्रल प्रोसेस है विच रिस्पॉन्ड टू पॉसिबल एक्टिविटीज़। और फिर रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंडोरिंग डिस्पोजिशंस और मोमेंटली इंटेंशंस। अब इंडोरिंग डिस्पोजिशंस क्या होता है कि ऑटोमेटिक हैबिचुअल टेंडेंसीज होती हैं जो कि हमारी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करती है। और मोमेंटली इंटेंशंस क्या होते हैं, इमीडिएट और कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं जो हमने करने होते हैं अटेंशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड वाला, एलोकेशन ऑफ अटेंशन इज़ इन्फ्लुएंस बाय व्हाट इज़ अचीवेबल। जो कि ये थोड़ा ये जो दोनों है ये थोड़ा जो है ना साइमल्टेनियसली ही है। सो आपने क्या करना, हाई लेवल ऑफ अराउजल लीड टू ग्रेटर कैपेसिटी। और फिर जो करता है एलोकेट्स एन लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ अटेंशनल रिसोर्स टू टास्क। और फिर टास्क रिक्वायरिंग ऑन अटेंशन ऑफ एलोकेशन ऑफ अटेंशन, फिर आउटकम ऑफ एलोकेशन ऑफ अटेंशन। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो साइड पे 2 प्रोसेस दिए हुए, ये अटेंशन ग्रैबर है कि आपकी अटेंशन किस, जैसे कोई अगर इंडिविजुअल है आपका नाम ले रहा है तो आप फ़ौरन अटेंशन अपनी जो है वो पेक आउट करेंगे। और फिर जो है एक न्यू स्टिमुला है, अगर एक न्यू स्टिमुला इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, आप एक जगह पे बैठे हैं और एक न्यू स्टिमुला जैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ है तो आप वो भी अटेंशन ग्रैबर के तौर पे काम करेगा। और वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ अटेंशन, दैट इज लिसनिंग टू आर रेडियो, और व्हेन यू आर sitting in the class and you are focusing on your teachers what she is saying and ignoring all the aspects that including that who goes outside the rooms and etc. फिर हमारे पास एल्पोर्ट मॉड्यूल रिसोर्स थ्योरी आ जाती है। एल्पोर्ट क्या कहते हैं, इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। एल्पोर्ट जो है वो हमें ये कहते हैं कि जो हमारी अटेंशन है वो सिंगल या यूनिफाइड रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल मॉड्यूल्स पे जो है वो एलोकेट होती है डिफरेंट टास्क के मुताबिक। अब यहाँ पे ये क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दीज मॉड्यूल्स कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव टास्क सच एज विजुअल प्रोसेसिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। अब यहाँ पे जो है मैं आपको जैसे ही
दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। एक होता है कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग और एक होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हम जितनी भी द मोर वी प्रैक्टिस द लेस अटेंशन वी हैव टू एलोकेट टू अ टास्क, इट बिकम ऑटोमेटिक इफ़ वी कैन कैरी आउट द टास्क विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट इट। अच्छा, आपने ये चीज़ नोट की होगी, जिस चीज़ में जो है ना हम परफेक्ट हो जाते हैं, हमें जो है ना उसके अंदर इतनी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम फुल अटेंशन जो है उस चीज़ को पे आउट करें। जबकि जो है जो जो चीज़ें हमें नहीं समझ आ रही होती, जबकि हम उसको गौर से जो है अटेंशन देते हैं। जैसे अगर एक टीचर है, उसने क्या किया, एक ऑलरेडी एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया और वो कुछ दिनों के बाद जो है वो और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया वो टॉपिक का, उस सारे कॉन्सेप्ट्स का। और वो कुछ दिनों के बाद वो टीचर जो है वो एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल मेमोरी पे टॉपिक है, वो दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको पता है मेमोरी के ना आपने सारा कुछ याद किया, तो आप जो है वो इतनी उस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे। जबकि कंट्रोल्ड अटेंशन के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जिस तरह मैथ्स का एक सम है जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम अपनी अटेंशन को कंट्रोल करके बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके, डिस्टिंग्विश करके सिर्फ उस पर अपनी अटेंशन फोकस करेंगे, जो कि एक न्यू स्टिमुलस है, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग में हमारे पास चले जाता है। सो शिफ्रिन और श्रिंडर थे, इन्होंने जो है ये दो डिस्टिंक्ट जो प्रोसेसेस है उनको डिस्कस किया, कंट्रोल और ऑटोमेटिक। अब कंट्रोल और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ये सारा वही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, और एक स्ट्रूप इफेक्ट आ जाता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक बार रीड आउट कर देती ताकि आपको अच्छे तरीके से जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ जाए। कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैज़ नो लिमिटेड कैपेसिटी। अब कंट्रोल प्रोसेस हमारा लिमिटेड होता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक है इसकी कोई लिमिट नहीं होती। This distinction is supported by evidence that simple visual features such as shape or color can be detected automatically, but combined features such as shape and color need directed attention. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो विजुअल फीचर्स है, जैसे हम या शेप देख रहे हैं या कलर, तो वो तो ऑटोमेटिकली हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो कंबाइंड फीचर्स है शेप और कलर के, तो हमें वहाँ पे मुश्किल होती है अटेंड करने में। अब यहाँ पे आपको सारा समझ आ जाएगा जब आप स्ट्रूप इफेक्ट की जब मैं एग्जांपल दूंगी डिटेल में। अब ये आप जो है ना बस इसको रीड आउट कर ले। विद प्रैक्टिस दीज कंट्रोल प्रोसेसेस कैन बिकम ऑटोमेटिक एंड डिफिकल्ट टू चेंज। इट सीम्स दैट ऑटोमेटिक प्रोसेसेस कैन इंटरफेयर विद टास्क रिक्वायरिंग कंट्रोल प्रोसेसिंग। एन एग्जाम्पल इज स्ट्रूप इफेक्ट। ट्राइंग नेम द कलर्स, दीज वर्ड्स आर रिटन इन एज फास्ट एज यू कैन। अब ये हमारे पास जो है हम डिटेल में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, जिससे ये ब्लू लिखा हुआ है लेकिन लिखा किससे है, रेड से। अब आप जो है इसको, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप जो है फटाफट इसको रीड आउट करें, जो कलर लिखा है वो आप वीडियो स्टॉप करके भी रीड आउट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ब्लू लिखा है तो आपने जो है वो रेड को, आपको मुश्किल हो रही होगी ब्लू पढ़ने में, येलो, पहले आपका दिमाग कह रहा है ये तो ब्लू से लिखा हुआ है तो मैं इसको येलो क्यों पढ़ूँ, तो आपको मुश्किल हो रही है। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं स्ट्रूप इफेक्ट में जितनी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो आसान होगा। जैसे ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने क्या करना है, वो कलर बोलना है जिससे लिखा हुआ है। जैसे रेड लिखा हुआ है, आप सोच के बोलेंगे, ब्लू लिखा हुआ है, ग्रीन आप पहले पढ़ रहे हैं लेकिन फिर आप कहेंगे येलो से लिखा हुआ है, फिर आप कहेंगे रेड है लेकिन जो है ना हमारे पास ग्रीन से लिखा हुआ है, फिर आप जो है पहले येलो पढ़ेंगे, फिर आप अपने दिमाग में कहेंगे नहीं ये पर्पल है। इसी तरह हो रहा है ना, तो ये स्ट्रूप इफेक्ट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे जो है ना अटेंशन ऑटोमेटिक तब होगी जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वरना ये कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग में जाती है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते एक्सप्लेनेशन भी। यू प्रॉबली फाउंड इट हार्ड टू इग्नोर द वर्ड्स मीनिंग इफ़ यू सी ब्लू इंक बट सेज द वर्ड रेड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द कलर एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। दिस इज़ बिकॉज द मीनिंग इज़ नॉर्मली मोर इम्पॉर्टेंट देन द कलर, सो वी प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल, और अगर आपको कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल वीडियो एंड चैनल।